आज से हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है बाजार संरचना। आज का जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे, मार्केट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मार्केट का जो जितना भी स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, उसको सबसे पहले इन्हें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बाजार होता क्या है। आमतौर पर हमारे भाषा में जो बाजार होता है, हम उसे बोल देते हैं कि एक ऐसा स्थान जिस पर सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, उसे हम बाजार कह सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसे बाजार नहीं कहते। इकोनॉमिक्स में बाजार क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रकृति पाई जाती है। यानी इकोनॉमिक्स में हम बाजार किसे कहते हैं, एक ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं है बाजार होने जो जिसे हम बाजार कहेंगे इकोनॉमिक्स में। उसका ये जरूरी नहीं है कि वो किसी एक स्थान से हो, वो एक स्थान होना जरूरी नहीं है। हम इकोनॉमिक्स में बाजार उसे कहेंगे जहाँ पर ऐसी वस्तु होती है जिसकी जो पूरे बाजार में है एक ही कीमत प्रचलित होगी। मान लीजिए एक लक्स का साबुन है जो 10 रुपये का आता है, अगर तो उसे हम बाजार कहेंगे कि पूरे बाजार में किसी भी शॉप से अगर आप लेके देखोगे तो जो लक्स का हमें साबुन मिलता है वो 10 रुपये का ही मिलेगा। तो इसे हम इकोनॉमिक्स में बाजार कहते हैं। किसी विशेष स्थान से बाजार का अभिप्राय नहीं है। इकोनॉमिक्स में बाजार का अभिप्राय है कि जहाँ पर एक वस्तु की सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है, यानी एक ही कीमत पूरे बाजार में एक वस्तु की चलती है। क्रेता और विक्रेता में आपस में मिलने की प्रवृत्ति नहीं है। वे टेलीविजन, तार पत्र द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। बाजार से जो अभिप्राय, बाजार में ये जरूरी नहीं है कि जो क्रेता और विक्रेता है वो आमने सामने आकर ही आपस में मिलकर ही जो किसी अपनी आवश्यकता को पूरी करें, या फिर क्रेता विक्रेता है जो आपस में संबंध स्थापित करें, ये जरूरी नहीं है। हम उसे भी बाजार कहेंगे जिससे हम टेलीविजन, तार पत्र द्वारा भी हम अपनी जो किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता है हम उससे खरीद सकते हैं। जैसे कि अभी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, ये भी बाज़ार हैं जिससे हम इंटरनेट के माध्यम से जिनसे हम अपना जो कोई भी जिस वस्तु की हमें ज़रूरत होती है उसे हम खरीद पाते हैं। तो ये बाज़ार है जो उसका ये मानना ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी विशेष स्थान से हो या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से हो जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में मिलें। बाजार इसे नहीं कहा जाएगा। बाजार इसे कहा जाएगा जहाँ पर क्रेता और जो विक्रेता है उनमें विभिन्न प्रकारों से जो संबंध स्थापित हो सकता है, जैसे तार पत्र, इंटरनेट और टेलीविज़न वगैरह जो भी साधन हैं उनके द्वारा हम आपस में क्रेता और विक्रेता जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो किसी विशेष क्षेत्र से नहीं है। बाजार उसे कहा जाएगा जो एक वस्तु की जो कीमत है वो पूरे बाजार में एक ही कीमत पर वो वस्तु खरीदी जाएगी। उस वस्तु की कीमत पूरे बाजार में एक ही प्रचलित होगी, इसे हम बाजार कहेंगे। बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी बाजार हम किसे कहेंगे। सबसे पहला है क्षेत्र। तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसमें बाजार से अभिप्राय किसी ऐसे विशेष स्थान से नहीं है जहां पर क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं, एकत्रित, बल्कि उस सारे क्षेत्र से है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। इकोनॉमिक्स है जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें बाजार से अभिप्राय है कि जहाँ पर क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र से, किसी निश्चित क्षेत्र से नहीं है, उस संपूर्ण क्षेत्र से है, उस सारे क्षेत्र से है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और उनमें संपर्क पाया जाता है। जो उनमें संपर्क पाया जाए वो किसी भी माध्यम से पाया जा सकता है, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, किसी भी माध्यम से जो संपर्क उनमें पाया जा सकता है। किसी विशेष स्थान से हम अभिप्राय है जो उसे हम बाजार नहीं कहेंगे। बाजार की सिर्फ ये विशेषता होनी चाहिए कि क्रेता और विक्रेता आपस में संपर्क स्थापित कर सके किसी भी तरीके से। जैसे डालडा का बाजार समस्त भारतवर्ष में है। डालडा है जो उसका बाजार है जो समस्त भारतवर्ष में है, क्योंकि इसके क्रेता और विक्रेता सभी नगरों में पाए जाते हैं। जो डालडा का बाजार है वो समस्त भारतवर्ष में है और इसके जो क्रेता विक्रेता है वो सभी नगरों में पाए जाते हैं। तो ये बाजार की सबसे पहली विशेषता है, क्षेत्र। बाजार से इकोनॉमिक्स में बाजार से अभिप्राय है कि किसी स्थान से नहीं है, एक कोई विशेष स्थान नहीं होगा जिसे हम बाजार कहेंगे। विक्रेता जो एक दूसरे में, विक्रेता और क्रेता आपस में संबंध स्थापित कर लें और उस सारे क्षेत्र में जिसमें वो फैले हुए हैं उसे हम बाजार कहेंगे। दूसरा है क्रेता और विक्रेता।
तो बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही होने चाहिए। यदि इनमें से क्षेत्र में इनमें से कोई एक नहीं होगा तो बाजार नहीं कहलाएगा। क्रेता वो होता है जो किसी वस्तु को खरीदता है और विक्रेता वो होता है जो किसी वस्तु को बेचता है। तो यदि बाजार में क्रेता और विक्रेता में से कोई भी एक नहीं होगा तो वो किसी चीज़ का बाजार नहीं कहलाएगा, क्योंकि यदि खाली विक्रेता है, उसका कोई वस्तु का कोई क्रेता ही नहीं है, उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो वो बाजार ही नहीं कहलाएगा। और मान लीजिए सिर्फ क्रेता है, खरीदना चाहता है, लेकिन कोई विक्रेता ही नहीं है, उसे कोई बेचना ही नहीं चाहता है अपनी वस्तु को, तो वह बाजार नहीं कहलाएगा। तो बाजार की दूसरी विशेषता ये है कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही होने कंपल्सरी हैं। इनमें से अगर कोई भी नहीं होगा तो वह बाजार नहीं कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के सम्मुख आकर ही मोल भाव करें। ये जरूरी नहीं है कि जो क्रेता है और विक्रेता एक दूसरे के सम्मुख आए, यानी आमने सामने फेस टू फेस वो आकर ही किसी वस्तु का मोल भाव करें तथा क्रय विक्रय करें, यानी खरीदें और बेचें वस्तु को। वे टेलीविजन तार आदि से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं आपस में। ये जरूरी नहीं है कि जो क्रेता है वस्तु को खरीदने वाला और विक्रेता वस्तु को बेचने वाला, तो वो आमने सामने फेस टू फेस आकर ही किसी भी वस्तु का सौदा करें। वो विभिन्न माध्यमों से अपने जो वस्तु है उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तीसरी जो विशेषता वो है एक वस्तु। अर्थशास्त्र में हर वस्तु का बाजार अलग होता है, जैसे गेहूं का बाजार, चीनी का बाजार आदि। जितनी वस्तुएं होती हैं उतने ही बाजार होते हैं। जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम जितनी वस्तुएं होंगी उनका उतना ही बाजार कहलाएगा। यदि मान लीजिए गेहूं है तो हम स्पेशली गेहूं का बाजार बोलेंगे, चीनी है उसे हम चीनी का बाजार बोलेंगे, यानी जितनी भी वस्तुएं होंगी उन सभी का बाजार होगा। जितनी वस्तुएं उतने बाजार। अगली विशेषता है स्वतंत्र प्रतियोगिता। तो बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो क्रेता है और विक्रेता उनमें मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसे बाजार में क्रेता वस्तु को सस्ती खरीदने का प्रयत्न करेगा तथा विक्रेता महंगी बेचने का। इसके फलस्वरूप एक वस्तु की कीमत उस बाजार में एक ही होगी। अभी मान लीजिए जो वस्तु का क्रेता है वो क्या कोशिश करेगा, वो इतनी कोशिश करेगा कि भाई जो उसको वस्तु खरीदनी है, जिस वस्तु को वो खरीदना चाह रहा है वो उसको सस्ती से सस्ती मिल जाए। और जो विक्रेता है वो सोचेगा कि जो मेरी वस्तु को खरीद रहा है, जिसे मैं अपनी वस्तु बेच रहा हूँ, वो उसे महंगी से महंगी खरीदे, यानी मेरी वस्तु है जो वो महंगी बिके। और क्रेता सोचेगा कि भाई हमारी जो वस्तु है वो हमें सस्ती मिल जाए, हम उसे सस्ते में खरीद लें। ये जो द्विधा है, इसी के कारण जो है एक वस्तु की कीमत है जो उस बाजार में एक ही होगी। ये जो इन दोनों का जो आपस में है अपनी अपनी इंटेंशन है जो इनकी कि भाई क्रेता सोचता है मेरे को सस्ती मिले और विक्रेता सोचता है मेरे को महंगी मिले। इसी के फलस्वरूप एक वस्तु है जो उसकी बाजार में कीमत एक ही होगी। इसलिए जो बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए, स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। अगला है बाजार जो संरचना है हमारी उसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो यानी बाजार है जो उसको हमने कितने वर्गों में विभाजित किया है, कौन सी उसकी संरचनाएं हैं। सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमारा है। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसका क्या अर्थ होता है? पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है वो इसमें जो क्रेता हैं और विक्रेता हैं उनकी बड़ी संख्या होती है, यानी जो वस्तु को खरीदने वाले हैं वो भी अत्यधिक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और जो विक्रेता हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। इन दोनों की जो संख्या है, क्रेता और विक्रेता है जो, उनकी बहुत बड़ी संख्या होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इसकी विशेषता है। और दूसरी है समरूप वस्तुएं। जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें जो वस्तुएं हैं जो उत्पादित की जाती हैं वो समरूप होती हैं। रंग, आकार, रूप, किसी भी चीज़ में उनमें एक दूसरे से डिफरेंस नहीं पाया जाता है, वो बिल्कुल सेम, हर चीज़ से आकार, लिंग, रंग, रूप जो भी है उनका वो बिल्कुल सेम होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जो उसके 3 भाग है। सबसे पहला एकाधिकार प्रतियोगिता, दूसरा द्वैधाधिकार और तीसरा है अल्पाधिकार। अब ये तो हम जो है वर्ड से ही समझ आ रहा है। एकाधिकार यानी कि एक का अधिकार, द्वैधाधिकार यानी 2 का अधिकार, और अल्पाधिकार यानी अल्प किसे बोलते हैं? थोड़े को, थोड़ा है जो। अल्पाधिकार यानी अल्प का अधिकार, थोड़े जो है उनका अधिकार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के जो भाग हैं। सबसे पहले एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है? तो एक क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या। एकाधिकारी जो प्रतियोगिता है हमारी
सॉरी, ये एकाधिकार नहीं है, एकाधिकार है जो आगे आएगा, ये है एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो एकाधिकारी जो प्रतियोगिता बाजार होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसके 3 भाग हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता, द्वैधाधिकारी, द्वैधाधिकार और अल्पा अधिकार। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, उसमें क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है और वस्तु विभेद पाया जाता है। जो क्रेता है और विक्रेता उनकी बड़ी संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता है जो उसमें इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें मतलब वो गिनना ही संभव नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उनकी संख्या इतनी बड़ी होती है क्रेता और विक्रेताओं की, उनको गिनना असंभव है। लेकिन जो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, उसमें क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। एक तो और वस्तु विभेद है जो एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता है। वस्तु विभेद यानी जो उत्पादित की गई वस्तुएं होती हैं उनमें रंग रूप आकार है जो उनका, उनमें भी भेद हो सकता है। जो एकाधिकार प्रतियोगिता उसमें भी भेद हो सकता है। जो मतलब किसी वस्तु है वो सेम होनी कोई कंपलसरी बात नहीं है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होगी और वस्तु भी भेद हो सकता है। दूसरा है द्वैधाधिकार, 2 स्वतंत्र विक्रेता तथा बहुत से क्रेता। जो द्वैधाधिकार उसमें सिर्फ 2 ही स्वतंत्र विक्रेता होते हैं। एक वस्तु के, कोई भी वस्तु है उसके सिर्फ 2 ही विक्रेता होंगे और बहुत से क्रेता होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। अगला है अल्पाधिकार, थोड़ी सी संख्या में स्वतंत्र विक्रेता तथा बहुत से क्रेता। अल्प का अर्थ है थोड़ा, तो जो थोड़ी सी संख्या में ही स्वतंत्र विक्रेता होंगे वो स्वतंत्र होंगे, कुछ मतलब जो भी उनका है फैसला वो स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। तो स्वतंत्र जो हैं वो विक्रेता होंगे थोड़ी संख्या में, लेकिन जो क्रेता हैं वो बहुत होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि जितने पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं, वो बहुत सारे होंगे। अगला है एकाधिकार, जो कि तीसरी बाजार की संरचना है। पहली है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरी है अपूर्ण प्रतियोगिता और तीसरी है एकाधिकार। तो केवल एक विक्रेता जो ऐसी वस्तु की बिक्री करता है जिसमें कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होते तथा बहुत से क्रेता होते हैं। जो एक विक्रेता होता है, एकाधिकार का अर्थ है यानी एक का अधिकार। तो एक का जो अधिकार है वो एक ऐसा विक्रेता होता है, किसी वस्तु का उत्पादन जो करता है वो एक ऐसा विक्रेता होता है जो उसकी बिक्री करता है जिसके कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होते। यानी जिस वस्तु का उत्पादन एकाधिकार ने किया है, जिस व्यक्ति ने एकाधिकार है जो जिसका उसने उस वस्तु का उत्पादन किया है, उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होगा। यानी ऐसे होता है जैसे कि एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तो एकाधिकार ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसका स्थानापन्न हम नहीं कर सकते, उसकी जगह पर हम किसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। तथा बहुत से क्रेता इसके होते हैं, एक विक्रेता होता है और बहुत से क्रेता होते हैं और वस्तुओं का निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। अब है जो पूर्ण प्रतियोगिता, दोबारा से हम देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में वस्तुएं समरूप होती हैं, बहुत से क्रेता होते हैं तथा विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें जो कीमत है वो फर्मों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। एक होता है उद्योग, एक उसकी जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फर्म। तो फर्म है जो वो कीमत निर्धारित नहीं कर सकती, वो सिर्फ कीमत स्वीकारक होती है। जो वस्तु की कीमत उद्योग निर्धारित करेगा उसे ही स्वीकार फर्म करेगी, चाहे उनका उत्पादन कम भी किए ज़्यादा भी किए कुछ भी हो, लेकिन जो कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होगी उसी को फर्म स्वीकार करेगी, क्योंकि फर्म कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारक नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जो उसकी डेफिनेशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में किसी जो वस्तु है वो समरूप होगी, यानी वस्तुओं में रंग रूप आकार के आधार पर कोई परिवर्तन जो है चेंज उनमें अंतर नहीं होगा। बहुत से इसके क्रेता होंगे और विक्रेता भी बहुत सारे होंगे तथा जो वस्तु की कीमत है वो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला है एकाधिकार। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु तथा सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है। जो वस्तु है या फिर कोई सेवा है उसका जो उत्पादक होगा वो सिर्फ एक ही होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। यानी एक वस्तु के स्थान पर जो दूसरी वस्तु का अगर हम प्रयोग कर सकें तो एकाधिकार में ऐसा कुछ नहीं होता है, निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता है। जैसे कि घर, दुकान, फैक्ट्री के लिए बिजली केवल बिजली बोर्ड से ही प्राप्त हो सकती है। अब जैसे बिजली बोर्ड है तो हम बिजली अगर चाहे दुकान पे यूज़ करें, फैक्ट्री में यूज़ करें, हॉस्पिटल में यूज़ करें, स्कूल में यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें, सिर्फ हमें बिजली बोर्ड से ही बिजली प्राप्त होगी। तो ये एकाधिकार है, इसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं है। बिजली तो बिजली ही है, बिजली के स्थान पे हम किसी और चीज़ का प्रयोग तो नहीं कर सकते। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो यदि क्रेता विक्रेताओं में कठिनाई से संपर्क स्थापित हो
क्रेता है और विक्रेता है, अगर वो आसानी से एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो एक दूसरे की खरीदी हुई वस्तुओं तथा दी हुई कीमतों की तुलना नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और खरीदी जो उन्हें वस्तुएं हैं या उनकी जो दी गई कीमत है उनमें तुलना नहीं कर पा रहे हैं। जो वस्तु है वो उन्होंने खरीद ली है, तो दो जो आदमी हैं, कोई भी दो व्यक्ति हैं, उन दोनों की जो कीमत है उसकी तुलना हम नहीं कर पा रहे हैं। एक वस्तु की कीमत उसने कुछ लगाई, उसने कुछ लगाई, उनकी तुलना हम नहीं कर पा रहे हैं। और संपर्क जो क्रेता और विक्रेता में अगर आसानी से नहीं स्थापित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति माना उसे जाएगा। बाजार संरचना में हमने 3 प्रकार के बाजार देखे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और होता है ए का अधिकार। आई होप आप लोगों को जो बाजार का स्ट्रक्चर है, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताया है, मैंने अपनी तरफ से पूरा खोल के उसे आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। और फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है आपको, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो भी आप मेरे को दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसके लास्ट में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको बताऊंगी। मैं तो सिर्फ वही इतना ही कर सकती हूँ। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी और आप मेरे को समझने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक।